नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने बात की डैमेज पैटर्न की और हम लोग ये बात कर रहे थे कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं वो जनरेट होती है, तो एपिसेंट्रल एरिया में क्या डैमेज होगा और डिस्टेंस में क्या डैमेज होगा। जो कि हमने बात की थी कि बॉडी वेव और सरफेस वेव जो हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की रहती हैं और काफ़ी वाइड रेंज इनका रहता है करके। और कुछ एग्जांपल्स हमने देखे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किस तरह से रहता है। अब एक और टॉपिक है जिसमें मैंने कहा था आपको कि हम लोग प्लेट बाउंड्री से रिलेटेड है कि अगर प्लेट बाउंड्री के करीब अर्थक्वेक आ रहे हैं तो उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, और दूर प्लेट बाउंड्री से दूर है उसको कैसे करते हैं। और एक क्लासिफिकेशन होता है कि स्टेबल कॉन्टिनेंटल रीजन्स, SCR कहते हैं जिसको, कि जहाँ पे भूकंप आने की संभावनाएं बहुत कम है करके, जहाँ पे बिल्कुल स्टेबल एरिया है वो करके। तो इस तरह से हमारे देश में भी जैसे हम बात करते आए हैं कि जो एक्टिव प्लेट बाउंड्री है हमारी, जहाँ पे टकराव है दो प्लेट्स के बीच में, वो आपका हिमालय है। और उसके बाद जो है हम लोग कहते हैं कि अंडमान निकोबार एरिया भी जो है वो सबडक्शन जोन है करके, तो वहाँ पे भी भूकंप आने की संभावनाएं बड़ी हैं। लेकिन एक लेक्चर में हमने बात किया था कि पूरी की पूरी प्लेट जो है वो दबाव में रहती है। तो जो एरियाज हम लोग कहते थे कि ये स्टेबल कॉन्टिनेंटल रीजन्स हैं, ये हमारे देश के जियोलॉजिस्ट मानते थे जिसको, तो वो सोच में बदलाव आया लातूर के भूकंप के बाद एक्चुअली। और एक और भी था कि जो हिस्टोरिकल टाइम्स में कच्छ में काफ़ी बड़े भूकंप दिखे गए, 7.5 के ऊपर 6.5 के अर्थक्वेक्स देखे गए। तो और उसके बाद जो 2001 में आया तो उसने ये तय करने के लिए मजबूर किया कि भाई ये स्टेबल कॉन्टिनेंटल रीजन नहीं है, यहाँ पे भूकंप आते हैं करके। लेकिन लातूर वाला जो एरिया था उसको कहा गया, जो कि हमारा सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है, इंडो गैंजेटिक प्लेन के बाद जो शुरू होता है, तो वो एरिया तो बहुत ही स्टेबल है, बहुत सॉलिड है, यहाँ पे भूकंप नहीं आएंगे। तो ये जो इसकी क्लासिफिकेशन था उसमें और सोच में बदलाव का ज़रूरत थी और ये देखा गया। तो हम लोग देखते हैं कि इंटरप्लेट एंड इंट्राप्लेट अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, SCR अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इस लेक्चर में हम लोग जानते हैं करके। तो ये पार्ट जो हमने बताया था कि भाई आपका जो है बेंगलोर यहाँ ले लें हम लोग, ये पॉइंट है GPS मेजरमेंट्स अगर देखते हैं तो इंडिया जो है, इंडियन प्लेट है, वो यूरेशियन प्लेट की तरफ 50 मिलीमीटर प्रति वर्ष जो है वो आगे बढ़ती है। और इसमें से जो हिमालय तक का एरिया जो है इसमें सिर्फ 5 मिलीमीटर का कंजम्पशन होता है करके। तो हालांकि 5 मिलीमीटर जो है वो बहुत ही कम है और बहुत ही मतलब कंपेयर टू आपका पूरा इंडियन प्लेट। लेकिन हिमालय के अक्रॉस जो है, मतलब ये जो पोर्शन है, करीब करीब इसकी खपत होती है 20 मिलीमीटर के आसपास। तो ये एरिया डेफिनेटली इससे ज़्यादा वर्नेबल एरिया है, इसमें ज़्यादा भूकंप आएंगे इसके कंपैरिजन में जो कि इंडियन प्लेट है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इस एरिया को हम लोग ये भी कहते हैं कि ये लो स्ट्रेन एरिया है करके, जो कि ये वाला पार्ट है आपका लो स्ट्रेन एरिया, इसमें 5 मिलीमीटर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो लातूर में भूकंप आया और यहाँ पे तो काफ़ी भूकंप आ रखे हैं, तो इसके भी कारण हैं कि ये एरिया जो है ये भी दबाव में है। हालांकि इसमें बहुत ही पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं निकल के आई है, क्योंकि कुछ जो पार्ट है इसका डेफिनेटली जो पाकिस्तान में है तो वहाँ पे भी इसकी स्टडीज़ होना ज़रूरी है, तभी पता लगेगा कि ये क्या वजह है कि इसमें यहाँ पे भी इतना डिफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे भी बड़े भूकंप आ रहे हैं करके। तो मोटा मोटा ये देखें कि ये जो एरिया है जो 5 मिलीमीटर का है वो हमारा एरिया हो जाएगा लो स्ट्रेन एरिया, और ये जो एरिया हिमालय वाला है वो आपका हाई स्ट्रेन एरिया है। तो लो स्ट्रेन एरिया में जो भूकंप आएंगे, क्योंकि जैसे हमने देखा लातूर का आया है, इसका आया, लेकिन वो उसका अंतराल जो होगा, रिकरेंस होगा, वो काफ़ी बड़ा होगा। लेकिन जो हिमालय में है, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, क्योंकि जो डिफॉर्मेशन है वो आपका कन्वर्जेंस है वो करीब करीब आपका 20 मिलीमीटर के आसपास है। तो यहाँ पे भूकंप आने की
जो अंतराल है, जो कि रिकरेंस है, वो बहुत बहुत शॉर्ट होगा। तो ये इस एरिया में आपका रिकरेंस जो है वो लार्ज रहेगा। यहाँ पे रिकरेंस, यहाँ पे लेकिन ये काफ़ी छोटे समय, मतलब कह सकते हैं कि शॉर्टर पीरियड में आ जाएगा आपका। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इंटरप्लेट और इंट्राप्लेट का क्या है। तो इसमें हमने कोशिश की है कि अगर आप मोटा मोटा देखें कि हमारा जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, तो हम लोग कहते हैं कि भाई हिमालय वार जो है हमारा एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया है, फिर आपका इंडो गैंजेटिक प्लेन है, और फिर पेनिनसुला है, जिसको हम लोग शील्ड एरिया भी कहते हैं। और शील्ड एरिया को जो है माना जाता था कि ये बहुत ही स्टेबल एरिया है, यहाँ पे भूकंप नहीं आएंगे भैया। तो अब द पेनिनसुलर रीजन ऑफ द इंडिया was considered seismically safe। तो ये है, बट recent large earthquakes in this area have proven the statement wrong। ये गलत है। अब ये आया था, मैंने जो कहा कि लातूर का जो अर्थक्वेक था 6.2 का था, 1993 में आया था, और वो किलारी अर्थक्वेक के नाम से उसको वो किया गया था। तो ये जो 6.9 का लातूर का ये किलारी अर्थक्वेक था, इसने ये प्रूव कर दिया कि भाई ये जो एरिया जो है आपका, जिसको आप शील्ड एरिया कहते हैं, और ये बहुत ही स्टेबल, ये नहीं है अब स्टेबल एरिया, यहाँ पे अर्थक्वेक आएंगे। कोयना का भी अर्थक्वेक है 6.6 का। हालांकि कोयना का जो अर्थक्वेक है वो रिजर्वायर इंड्यूस साइस्मिसिटी की वजह से था, वो नॉर्मल डिफॉर्मेशन की वजह से नहीं था करके। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस इवेंट्स सेवरल डैमेजिंग, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो किलारी का था, दिस इवेंट सेवरल डैमेजिंग शॉक्स हैव हिट दिस रीजन इन द हिस्टोरिकल एंड एंशिएंट टाइम्स। पुराने ज़माने में यहाँ पे भूकंप आए हैं। जैसे 1997 का जबलपुर का अर्थक्वेक था, 5.8 मैग्नीट्यूड का था। और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं इस एरिया में भी काम कर रहे हैं, जो कि आपका जबलपुर वाला इलाका है और उसके साथ है यहाँ। तो उन्होंने भी कुछ बताया है कि काफ़ी वहाँ पे पुराने जो मॉन्यूमेंट्स थे, या तो आप कहें कि टेम्पल्स थे, या जो वर्शिप प्लेसेस थे, वो डैमेज हुए हैं। या तो वो डैमेज हुए कि लोगों ने अटैक किया उस पर और उसको तोड़ा, या तो वो अर्थक्वेक में डैमेज हुए। हाँ, तो एक ऐसा इलाका था जो हम विज़िट किए थे, जिसमें काफ़ी एविडेंस हमको मिले थे, सिग्नेचर्स मिले थे, जो कि बताते थे कि ये डैमेज जो है वो किसी ने अटैक करके उसको तोड़ा नहीं है, हमला नहीं हुआ, लेकिन वो जो है उनके जो कॉलम्स थे, पिलर्स थे, उनका गिरने का डायरेक्शन एक था, पूरा एक तरफे वो गिरे हुए थे। तो वो काफ़ी इंडिकेट करता है कि आपका ये जो है ये अर्थक्वेक में डैमेज हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है यहाँ पे। तो ये एक मोटा मोटा एक वो देता है बर्ड आई व्यू कि हमारे यहाँ पे जो है अर्थक्वेक जो है, ये हिमालय में तो काफ़ी हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आए हैं करके, डैमेजिंग अर्थक्वेक्स थे। लेकिन 1993 और यहाँ पे भी हैं आपके पास अर्थक्वेक। और ये जो इसमें ये दिया हुआ, ये इसका जब हुआ अर्थक्वेक और कितने लोग मरे, ये बात की गई है इसमें करके। तो ये 2004 का इसमें नहीं है, क्योंकि उससे पहले का ये 2002 का इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे 2001 तो आ गया है भुज। इसके बाद 2005 वाला भी इसमें नहीं है, जो कि हिमालय में आया था। 2015 भी नहीं है, तो उसके बाद भी इसमें इजाफा हुआ है करके। तो 2004 का तो आपका अंडमान में आया था। तो ये बताता है कि पुराने ज़माने में, या तो आपके एंशिएंट टाइम्स में, या तो हिस्टोरिकल टाइम्स में यहाँ पे अर्थक्वेक आया है। जैसे अंडमान निकोबार में भी आप देखें तो 1941 का अर्थक्वेक है, 1881 का है। और कच्छ में अगर देखते हैं तो आपके पास जो अर्थक्वेक है वो 1819 का है, फिर 1956 का है, अंजार अर्थक्वेक है, और 2001 का आपका भी रीसेंट अर्थक्वेक आया था ये करके। तो काफ़ी मैप से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हाई स्ट्रेन एरिया है वहाँ पे ज़्यादा भूकंप है, और ये लो स्ट्रेन एरिया है आपका, यहाँ पे हैं भूकंप, लेकिन यहाँ पे इतने कंपैरिजन में कम है करके। सो इंटरप्लेट, इंट्राप्लेट अर्थक्वेक और
जो SCR अर्थक्वेक, स्टेबल कॉन्टिनेंटल रीजन अर्थक्वेक्स हैं, वो क्या है? तो न्यूमरस अर्थक्वेक अकर्स अलोंग द एज ऑफ द प्लेट बाउंड्री। और ये बात हमने बताई थी कि आपकी मान लीजिए कि आपकी ये प्लेट बाउंड्री इस तरह से है करके यहाँ पे, तो ये अर्थक्वेक्स जो हैं वो इसी एरिया में आपके अलाइंड हैं करके। तो इस तरह से हिमालय का भी अगर आप देखेंगे तो हिमालय की फ्रंटल पार्ट जो है, मतलब हिमालय का जो हम लोग कहते हैं प्लेट बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड यूरेशियन प्लेट, वहाँ पे है करके। तो इसको कहा जाता है कि बिटवीन टू प्लेट्स हैं, तो इसको क्लासिफाई किया गया और या तो नाम किया गया इसका इंटरप्लेट earthquakes. Interplate earthquakes occur along 3 type of plate boundaries. ये हमने देखा, मिड ओशनिक रिजेस जो हैं या स्प्रेडिंग सेंटर्स हैं, सबडक्शन जोन्स हैं और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स हैं। सो ये 3 तरह की बाउंड्रीज हैं, उसमें होते हैं करके। एग्जाम्पल अर्थक्वेक एसोसिएटेड विद हिमालयन साइस्मिक बेल्ट आपका। तो ये हम लोग जो क्लासीफाई करेंगे इसको कहेंगे आपका इंटरप्लेट अर्थक्वेक्स। और ये जोन जो है प्लेट बाउंड्री का, उससे दूर जाएंगे हम तो उसको कहेंगे आपका इंट्राप्लेट अर्थक्वेक्स। तो अगर हिमालय के ऊपर चले गए आप तो वो इंट्राप्लेट हो जाएगा, हिमालय के नीचे आ गए आप करके तो वो इंट्राप्लेट अर्थक्वेक्स होगा करके। अब अर्थक्वेक अकरिंग इन मोर स्टेबल रीजन्स और इन द ओल्डर पोर्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ओल्डर पोर्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ही पुराने समय में जियोलॉजिकल टाइम्स पीरियड में बने थे और ये इसके रॉक्स जो हैं वो काफ़ी पुराने हैं, इसलिए उसको स्टेबल रीजन्स या तो क्रेटॉन्स कहा जाता है करके। तो वो एरियाज़ जो हैं उसको हम लोग स्टेबल कॉन्टिनेंटल रीजन्स कहते हैं, जिसमें अर्थक्वेक आया आपका लातूर का और भुज का 2001 का। ये भी स्टेबल कॉन्टिनेंटल रीजन्स इसको कंसिडर किया जाता है करके। अब यहाँ पे क्या है, जैसे लो स्ट्रेन एरिया है, इस वजह से इसका जो रिकरेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा करके। तो ये तो इंटरप्लेट में कम होगा और इंट्राप्लेट में जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, या तो SCR रीजन्स में है वो ज़्यादा होगा करके। तो इंटरप्लेट अर्थक्वेक्स जो है वो मान लो कि 400 साल 200 साल या 100 साल में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है हज़ारों साल लगेंगे इसको आने में, क्योंकि वो स्ट्रेन वहाँ पे कम है, एनर्जी उतनी नहीं डेवलप हो रही है, इसलिए वो उसको समय उसमें ज़्यादा लगेगा। Now, due to lack of preparation to face an earthquake, damages due to such earthquakes are generally very high. तो यही चीज़ जो हुआ था ये आपका जो कच्छ वाले में हुआ, जो भुज का अर्थक्वेक था और लातूर का अर्थक्वेक था। ये मतलब सदियां बीत गई, लोग भूल गए उसको, और उसके बाद ये भूकंप आया तो तैयारी जो हमारी थी वो नहीं थी यहाँ पे करके। तो ये चीज़ें मतलब आज अगर आप 2001 का हम लोग कहते हैं 2001 का भूकंप आया था, उससे पहले जो था ये कच्छ की बात कर रहे हैं हम लोग, गुजरात में 1956 का था और उससे पहले आया था 1819 का। तो ये अर्थक्वेक जो आया था इसके बाद हम लोग सर्वे कर रहे थे और वहाँ पे लोगों से मिले, लोगों से बातचीत की थी कि भाई आपको कुछ याद है। वहाँ पे बुज़ुर्ग ढूंढे गए जो कि हमने कहा कि शायद ये जानते हों उस बारे में। तो हालांकि वो थे, उनको एक्सपीरियंस उन्होंने किया भी था, लेकिन वो मतलब एक तरह से बिल्कुल परवाह नहीं थी उनको, अरे क्या ठीक है भूकंप आया था तो हो गया करके। तो वो अभी अगर 2001 के बाद भी आप जाएंगे तो लोग भूल चुके हैं कुछ लोग करके। तो वो कितने लोग मरे, क्या हुआ था, क्या हाहाकार मचा था, किसी को कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो इस चीज़ का भी असर रहता है, और अगर इसका अंतराल बहुत ज़्यादा है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हैं, तो लोग इसको, इनकी याददाश्त जो है वो इतनी, हम लोग भूल जाते हैं जल्दी ये चीज़ें। तो वो उसकी वजह से जो असेसमेंट हमको करना है कि इस एरिया में जो अर्थक्वेक्स आएंगे वो कितने घातक होंगे, वो हम लोग इसमें कमज़ोर रह जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी भुज में भी ये हुआ था कि जब 2001 का भूकंप आया तब ये हुआ कि भाई किस तरह से उसको हैंडल किया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशंस क्या हो। तो उसके बाद काफ़ी रिफॉर्म आया हमारे देश में, और जैसे मैंने कहा कि NDA में बना, और गुजरात के लेवल पे आपका गुजरात डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक GSDMA
का गठन किया गया। तो ये चीज़ें जो हैं हुई हैं, तो अभी हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। किसी भी तरह का जो आपदा आएगी उसको हम लोग वो कर सकते हैं, मतलब मिटिगेशन पार्ट है या तो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं करके। हाउ मच वी नो अबाउट इंट्राप्लेट साइस्मिसिटी, तो ये अगेन एक क्वेश्चन है कि जैसे भुज की बात की हमने करके, तो इन रीसेंट ईयर्स डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव स्ट्रक सम रीजन्स which were previously considered inactive और relatively stable। तो ये एक हुआ कनाडा का एग्जाम्पल है, फिर आपका किलारी का है, फिर एक ऑस्ट्रेलिया का है आपका, और फिर भुज का है करके। भुज हालांकि स्टेबल नहीं कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि भुज में जो है हमारे पास 1819 का अर्थक्वेक था और 1956 का था अर्थक्वेक। तो ये तो स्टेबल एरिया में नहीं है। फिर भी ये सोचा गया कि अरे यहाँ पे इतने बड़े भूकंप नहीं आएंगे और इतनी जल्दी तो नहीं आएगा करके, लेकिन बाकी एरियाज़ जो हैं उसको स्टेबल एरियाज़ को कंसिडर किया गया था कि स्टेबल एरियाज़ हैं करके। अब जो बात मैंने की लो स्ट्रेन वाली, वो यहाँ पे है, द स्ट्रेन डेवलप्ड एट प्लेट बाउंड्री इज़ मोर। तो आपका जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे हम लोग ले लें तो यहाँ पे तो हाई स्ट्रेन है आपका, ठीक है ना, ये हाई स्ट्रेन है आपका यहाँ पे करके, और ये जो एरिया है ये लो स्ट्रेन एरिया है। तो ये हाई स्ट्रेन क्या करता है, ये बाउंड्रीज में स्ट्रेन इज़ मोर एंड वेरी लिटिल विद इन द प्लेट रीजन्स। तो यहाँ पे काफ़ी लो है, मेकिंग एरिया विथ रिलेटिवली लो साइस्मिक स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेन कम है। सो वी नो वेरी लिटिल अबाउट द सिस्मिसिटी ऑफ सच रीजन्स बिकॉज एक तो रिकरेंस इंटरवल जो है ये इंट्राप्लेट और एससीआर अर्थक्वेक्स का है, ये बहुत ही ज़्यादा है करके। और हमारी जो स्टडीज़ हमने की हैं कच्छ में वो बताती है कि कम से कम नहीं तो 2000 से आपका 2500 का जो है ये रिकरेंस है इसमें। अब क्या है जो इस एरिया में जो स्टडीज़ करनी चाहिए, क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो बात करेंगे वो एक्टिव फॉल्ट्स पे करेंगे। तो एक्टिव फॉल्ट्स पे ये स्टडीज़ हुई नहीं है इतनी, लेकिन अब हम कह सकते हैं ये 5 साल का जो हमने एक प्रोजेक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के साथ, कि हिमालय का कुछ पार्ट है और कच्छ, इसमें एक्टिव फॉल्ट मैपिंग की गई है करके। लेकिन अभी भी कुछ एरियाज़ जो हैं कच्छ में और हिमालय में जिसमें हमारे पास उस फॉल्ट लाइंस में, मतलब हम कहें कि भाई विभिन्न फॉल्ट लाइंस हैं, तो किस तरह के और कितने भूकंप आए हैं वो हम अभी तक नहीं कर पाए, क्योंकि वो करना ज़रूरी है। हो सकता है आगे हम लोग उस पर काम करें, आईआईटी कानपुर और भी टीम्स हैं। और जिस तरह से मैं बताया था एक एग्ज़ाम्पल आपको जो सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम का था, जहाँ पे उनको हर फॉल्ट लाइंस पे उनके पास स्लिप था और हर फॉल्ट लाइन पे उनके पास उनको पता है कि कब अर्थक्वेक आए थे और आने की संभावनाएं कब हैं करके। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादातर जो है इसको अच्छे से नहीं किया गया है, काम नहीं किया गया है। सेस्मिक जोनिंग अगर की है अभी तक जो है उसमें अर्थक्वेक्स ज़्यादातर जो है हिस्टोरिकल अर्थक्वेक थे उसको लिया गया है, लेकिन जो अर्थक्वेक रिकॉर्ड हमारे पास है ही नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं कि बिफोर द ईरा ऑफ इंस्ट्रूमेंटल सेस्मिसिटी, अगर वो रिकॉर्ड नहीं है तो उसको कंसिडर नहीं किया, जो कि हम लोग उससे अंडर एस्टिमेशन कर सकते हैं हज़ार्ड का। तो ये एक बड़ी समस्या है। इसके लिए हम लोग जो काम करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि पैलियो साइस्मोलॉजी, इसमें अर्थक्वेक्स हो गया ये, और ये हो गया आपका एंशिएंट अर्थक्वेक्स। तो एंशिएंट अर्थक्वेक्स जो हैं ये तो किसी को भी नहीं पता करके। तो इसके अवशेष हम लोग जो हैं वो सेडिमेंट्स में देखते हैं। इसमें फॉल्ट के अक्रॉस हम लोग सेक्शंस लेते हैं और उसमें सेक्शंस में हम लोग इसके अवशेष देखने की कोशिश करते हैं। और ये काफ़ी रोबोस्ट तरीका है जो कि विदेशों में और इंडिया में भी अब इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो मेथड है, मेथडोलॉजी है, वो करते हैं हम लोग करके। तो ये बात हुई आपकी लो स्ट्रेन और हाई स्ट्रेन की, और इस वजह से हम लोगों की जो प्लानिंग है उसमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है।
And one of the causes for severe damage by earthquakes in SCR region is unusually major earthquakes in SCR region can result in a widespread damage because आपका एट्यूनेशन जो है seismic energy का in plate interior for much earthquake is relatively low. तो ये भी एक देखा गया है कि जो हम लोग एक एट्यूनेशन की बात की थी हमने करके कि जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी वेव है वो बहुत जल्दी एट्यूनेट हो जाएगी, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी वेव है वो दूर तक जाएगी, उसकी एनर्जी में इतना नहीं होगा करके. तो ये चीज़ जो है ये प्लेट इंटीरियर जो है, तो प्लेट बाउंड्री और प्लेट इंटीरियर की बात हो रही है. तो प्लेट इंटीरियर में एट्यूनेशन जो है वो बहुत ही धीमा रहता है, तो डैमेज यहाँ पे ज़्यादा होगा करके. तो ये भी एक रीज़न देखा गया है कि जो स्टेबल कॉन्टिनेंटल रीजन्स हैं जहाँ पे हम लोग कहते हैं ये बहुत पुराने रॉक से बना है, काफ़ी सॉलिड है, वहाँ पे जो साइस्मिक एनर्जी है उसका एट्यूनेशन काफ़ी धीमा रहता है. तो इसकी वजह से देयरफॉर इवन मॉडरेट अर्थक्वेक इवेंट 6.3 या 6.2 का आपका किलारी का था, वॉज एक्सट्रीमली डैमेजिंग, काफ़ी डैमेज किया था इसने करके. तो ये एक पार्ट भी आप इसको याद रखिएगा कि साइस्मिक जो स्टेबल कॉन्टिनेंटल रीजन्स में इसमें एट्यूनेशन जो है ऑफ साइस्मिक एनर्जी जो है वो रिलेटिवली लो है करके. तो इससे मॉडरेट अर्थक्वेक, क्योंकि ये मॉडरेट अर्थक्वेक इसको क्लासीफाई किया गया तो 7 से नीचे है करके, उसको मॉडरेट अर्थक्वेक की कैटेगरी में डाला है, तो भी इसमें डैमेज ज़्यादा था करके. सो अर्थक्वेक हैज़ार्ड एंड रिस्क अगर हम लोग लेते हैं ज़्यादातर, तो ये है कि अर्थक्वेक हैज़ार्ड आपका क्या है, ये तो पहले समझ लें हम लोग करके मोटा मोटा. तो अर्थक्वेक हैज़ार्ड इज़ एनीथिंग एसोसिएटेड विद एन अर्थक्वेक दैट मे अफेक्ट द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल. तो हमारे जो सिटीजन्स हैं, हम लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, उसको वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा. रोड्स टूट गई हैं, बिल्डिंग्स गिर गई हैं, आपके ब्रिजेस टूटे हैं करके, कहीं पे एरियाज़ जो हैं वो लिक्विफैक्शन हो गया है और क्रैक्स आ गई हैं ज़मीन पे, लैंडस्लाइड्स हुई हैं, तो ये भी होगा करके. और दूसरा इसके साथ एसोसिएटेड सेकेंडरी इफेक्ट जो रहता है वो आपका रहता है, प्राइमरी तो ये हो गया सरफेस फॉल्टिंग हो गया आपकी अगर फॉल्ट है, ग्राउंड शेकिंग की वजह से आपका लिक्विफैक्शन, लैंडस्लाइड और सुनामीज जनरेट होती हैं कोस्टल एरियाज़ में, तो ये इसका सेकेंडरी इफेक्ट है करके आपका. तो ये चीज़ें जो हैं ये अफेक्ट करती हैं. अर्थक्वेक रिस्क क्या है, रिस्क हम जब बात करते हैं तो बिल्डिंग्स कितनी उसकी चपेट में आएंगी, इस तरह के भूकंप, बड़े भूकंप आते हैं तो उसकी चपेट में कितनी बिल्डिंग आए, कितने लोगों को वो अफेक्ट करेगा, वो भी एक बात है. एंड पीपल दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी हर्ट और किल्ड इफ एन अर्थक्वेक इज़ लाइकली टू अकर ऑन अ पर्टिकुलर फॉल्ट. तो हम लोग फॉल्ट लाइन्स की जब बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो फॉल्ट लाइन से कितने एरिया में ये अफेक्ट होगा और कितने लोगों की जाने जा सकती है. ज़्यादातर जाने जो जाती हैं वो आपका डैमेज की वजह से ही होता है करके बिल्डिंग्स का. तो ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी है करके. अब ये एक नया विषय है करके मेजरिंग अर्थक्वेक, तो इस पर थोड़ा सा बात करके फिर नेक्स्ट हम लोग उसमें बात करेंगे. तो अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है, ज़्यादातर जो है इंस्ट्रूमेंट इरा जब था आया उससे पहले जो है ज़्यादातर ये देखा गया कि इंटेंसिटी कितनी है उसकी. तो इंटेंसिटी क्या होती है, एक तो इंटेंसिटी आपकी होती है इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ग्राउंड शेकिंग एंड डैमेज बाय एन अर्थक्वेक एट अ पर्टिकुलर प्लेस बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ अफेक्टेड एरिया. तो पहले ये देखा जाता था कि हम लोग जो है वो फील्ड में गए और उसके बाद भूकंप आने के बाद और उसको देखा कि भाई डैमेज कितना हुआ है और कितने डिस्टेंस तक डैमेज हुआ है, उसके बेसिस पे एक इंफॉर्मेशन जनरेट की और फिर वो उसको एक कंटूर टाइप बनाया कि भाई यहाँ पे इतना डैमेज है, यहाँ इतना है ये करके, और उसके बाद उसकी इंटेंसिटी बताई गई करके. नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय आइसोसाइस्मल. इसको जो कंटूर मैं कह रहा हूँ, कंटूर ज़्यादातर जो है मान लीजिए कि कंटूर बना तो ये हम लोग हाइट लेते हैं, इसकी हाइट या तो एलिवेशन कह लो,
तो बेसिकली तो एलिवेशन है हमारा, तो एलिवेशन हम लोग लेते हैं कि कितना एलिवेशन और इवन एलिवेशन है आपका, तो वो एक कंटूर बन जाता है। कहते हैं कि यहाँ पे 200 मीटर का है, यहाँ पे अंदर जो है आपका ये है आपका 100 मीटर का है करके। तो इस तरह के जो कंटूर वैल्यूज़ हैं उसके बेसिस पे होता है। तो ये जो फील्ड में इंटेंसिटी को मेजर करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है आपका ये एरिया था, ये एरिया में कहाँ कहाँ तक आपका डैमेज पैटर्न कैसा रहा करके, किस तरह की बिल्डिंग्स जो हैं वो डैमेज हुई है और क्या हुआ है, उसके बेसिस पे इसको कंटूर्स बनाते हैं। और ये कंटूर्स लाइंस को कहते हैं आइसोसाइस्मल लाइंस, तो इसको याद रखिएगा। और ये इंटेंसिटी हमेशा जो है वो रोमन नंबर्स में, क्योंकि ये पहले जो स्केल आई थी वो वहीं से आई करके, तो रोमन नंबर्स में दी गई है, विच इज़ टर्म्ड एज द इंटेंसिटी स्केल। और ये 1 से आपका रोमन लेटर में 12 तक होती है करके, उसको कहा गया था मरकाली स्केल। ये भी एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे लगाया है। फिर आता है मैग्नीट्यूड में हम लोग करते हैं करके। तो मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं कि जितनी साइस्मिक एनर्जी रिलीज़ हुई है वो उसको हम लोग मेजर करते हैं। और ये PNS वेव से भी लिया जाता है, इसका एम्पलीट्यूड जैसे अराइवल और टाइम है और आपका डिफरेंस, अराइवल टाइम का डिफरेंस है PNS वेव का, और एम्पलीट्यूड से लिया जाता है। लेकिन इसको जो दर्शाया जाता है वो हम लोग कहते हैं जो सबसे पहले आया था वो रिक्टर स्केल आया था। तो ये न्यूमरिक आपके नंबर्स में है, 1 to आपका 8.5 या तो ले लो आप, 1 2 3 4 5। सबसे बड़ा भूकंप है वो तो अभी तक का नापा गया वो 9.5 का है, और ये चिली का अर्थक्वेक है 1960 का है। इस पर बात बाद में भी करेंगे हम लोग। लेकिन ये 2 तरीके हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट एरा से पहले का है, लेकिन अभी भी इसको करते हैं। ये अभी तो जैसे मैंने कहा कि अब बहुत ही जल्द मैग्नीट्यूड और एपिसेंटर आपका निकल के आ जाता है कि क्या रहा है करके। कंप्यूटेशनल फैसिलिटी इतनी फास्ट हो गई है करके कि ये चीज़ें हम लोग तुरंत हमारे मोबाइल पे या तो इंफॉर्मेशन सेंटर में पहुंच जाती है। तो यहीं रुकते हैं और आगे फिर से और बात करेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में और इंटेंसिटी के बारे में। थैंक यू सो मच, नमस्कार।